कुछ ही दिन पहले मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। उसका नाम था द गेम ऑफ वाइब्रेशन। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा कि वाइब्रेशन के बारे में और बात करिए, वाइब्रेशन होती क्या है, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। तो आज का जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है उसको डिकोड करेंगे, हाउ टू कंट्रोल वाइब्रेशन, हाउ टू मास्टर द पावर ऑफ वाइब्रेशन और कैसे हम अपने जीवन में हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज सब कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वाइब्रेशन होता क्या है। वाइब्रेशन का बेसिकली यहाँ पर मतलब यह होता है कि ये पूरी जो दुनिया है वो एनर्जी से बनी हुई है और एनर्जी जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होती है। और ये मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स में आपने पढ़ाई होगा क्लास 11-12 में या शायद उससे पहले भी, तो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया जो है वो एनर्जी से बनी हुई है। तो ये जो एनर्जी होती है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है और उसी को हम कहते हैं वाइब्रेशन। सॉलिड जो होता है उसके अंदर वाइब्रेशन कम होती है, जब वाइब्रेशन बढ़ती है तो सॉलिड जो है लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, वाइब्रेशन और बढ़ती है तो गैस बन जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वाइब्रेशन जो है वो एक्चुअली हर मैटर को और हर मैटर के स्वरूप को गवर्न करती है। वाइब्रेशन हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो वाइब्रेशन क्या है। वाइब्रेशन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो जीवन है, जो चेतना है, वही वाइब्रेशन है। बेसिकली आप अभी जिंदा हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर आपकी अभी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा कि आपका शरीर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, उसके डायमेंशंस बिल्कुल वही के वही रहेंगे, आपका जो वजन है वो भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अब जो है आप यहाँ बैठे हुए भी ना तो जो इमेज आपकी आंखों में बन रही है वो ऑप्टिक नर्व से ऊपर जाएगी, ना ही आप मेरी आवाज़ सुन सकेंगे। हालांकि आवाज़ आपके कानों पे पड़ रही है, हालांकि दृश्य जो है आपकी आंखों पे पड़ रहे हैं, लेकिन आप उसका कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे। आपका हार्ट जो है पंप नहीं करेगा। आपकी ब्रेन मैपिंग अगर अभी हम करते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव है, लेकिन अगर हम किसी के मृत्यु के बाद उनका ब्रेन मैपिंग करते हैं तो ब्रेन में कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। तो ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे हर सेल को चला रही है विदाउट आवर नॉलेज। हमारा हार्ट पंप हो रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारे हर सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे हर वक्त काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि आंखों पे अगर इमेज फॉर्म हो रही है हमारे रेटिना के ऊपर, तो वो जो इमेज है उसको कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में कौन लेके जा रहा है, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग कौन कर रहा है। हमारी दो आंखें हैं, दोनों पे अलग अलग एंगल से इमेज बन रही है, लेकिन हम जब देखते हैं साथ में तो हमें बिल्कुल एक वन होल इमेज हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर कौन रहा है? हमारे अंदर की एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, चेतना है जो इस चीज़ को कर रही है। तो ये जो चेतना है वही जीवन है। इसको आप प्राण शक्ति कहिए, आप इसको सबकॉन्शियस माइंड कहिए, आप इसको कुछ भी कहिए, आत्मा कहिए, लेकिन अंततः ये एक एनर्जी है, ये एक चेतना है। और चेतना जो है उसी को लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो चेतना जो है वही हमारी वाइब्रेशन है। जैसी हमारी चेतना होगी वैसा हमारा शरीर होगा, वैसी हमारी सोच होगी, वैसी हमारी जो है दृष्टि होगी हर चीज़ को देखने की। हमारी आवाज़, हमारी बातें, हमारे विचार, हमारी आदतें, सब कुछ जो है वो इस चेतना से जुड़ा हुआ है। तो चेतना जैसी हम भी वैसे, और जाहिर सी बात है कि जैसी हमारी चेतना और जैसे हम, वैसी हमारी एक्शंस और वैसे ही हमारी जिंदगी भी वैसे ही बन जाती है। तो चेतना जो है वो हर जगह पे है। अगर मैं कहूँ कि इस माइक के अंदर चेतना नहीं है तो वो गलत होगा। इस माइक के अंदर भी चेतना होगी। अगर मैं माइक्रोस्कोप से एकदम डीप में जाके देखूंगा तो इसके अंदर भी मुझे मूवमेंट नजर आएगी। तो वो जो मूवमेंट है वो क्या है? चेतना है। हालांकि इसकी चेतना मेरी चेतना से बहुत लो है, इसलिए इसको हम नॉन लिविंग थिंग समझते हैं। चेतना जो है वो हर जगह पे है और यूनिवर्स में हर जगह पे है, चाहे वो पत्थर हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, प्राणी हो, हम हो या कोई और हो। जितना भी कुछ है इस ब्रह्मांड में उसके अंदर चेतना मौजूद है। अगर ऊपर आपको नजर नहीं आ रही है तो भी अगर आप माइक्रोस्कोप से
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एटॉमिक लेवल पे ही सही, सब एटॉमिक लेवल पे ही सही, लेकिन मूवमेंट, चेतना हर जगह पे मौजूद है। एनर्जी से ही सब कुछ बना है। तो ये है चेतना, और चेतना से बनी है पूरी दुनिया और यूनिवर्स और हम। और इसीलिए किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए हमें पहले चेतना को समझना होगा और चेतना को कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे वाइब्रेशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे भला, तो उससे पहले ये समझ लीजिए, ये 2 उदाहरण जो है इससे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम सनलाइट में जाके अभी खड़े हो जाते हैं तो क्या आप सनलाइट की वजह से किसी चीज़ को जला सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या आप जल जाएंगे? द आंसर इज नो। क्या आप खाना पका सकते हैं? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप उस सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, फोकस कर देते हैं सनलाइट को, फिर क्या होता है? फिर आप चीज़ों को जला भी सकते हैं, पका भी सकते हैं और जला भी सकते हैं अपने आप को। तो सनलाइट में क्या बदलाव आया यहाँ पर? सिर्फ एक बदलाव आया, वो है कि सारा जो सनलाइट था वो एक जगह पे फोकस हो गया, अलाइन हो गया एक जगह पे। जितनी भी सन रेज थी वो एक साथ एक जगह पे फोकस हो गई, अलाइन हो गई, और इसलिए उनकी जो पावर है वो मैक्सिमाइज हो गई, उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई। उदाहरण नंबर 2 ये है कि जो लोहा होता है और मैग्नेट होता है, इसमें फ़र्क क्या है? दोनों ही लोहा होता है, लेकिन फिर भी उनमें फ़र्क है। मैग्नेट में चुंबकीय शक्ति है, आयन में चुंबकीय शक्ति नहीं है। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है अलाइनमेंट का। जिस लोहे में मैग्नेटिक डोमेन्स एक दूसरे से अलाइंड नहीं है, वहाँ पर किसी भी तरह की जो है मैग्नेटिक पावर, अट्रैक्शन की पावर नहीं है, चुंबकीय शक्ति नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये सारे मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं, वहाँ पे जो है चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। अगर ये 2 चीज़ें आप समझ जाते हैं तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बहुत आसान है आप अपने वाइब्रेशन को कैसे चेंज करेंगे। आपके अंदर की जो चेतना है, जो आपका मन है, वो अभी स्कैटर्ड है, डिस्ट्रैक्टेड है, 1000 चीज़ों पे है, कभी यहाँ कभी वहाँ, भटकती आत्मा की तरह आपका मन भटकता रहता है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा डिस्ट्रैक्टेड माइंड, ऐसी डिस्ट्रैक्टेड चेतना, ऐसी डिस्ट्रैक्टेड वाइब्रेशन आपको कुछ भी नहीं दिलवा सकती। लेकिन अगर आप इस चेतना को, मन को, वाइब्रेशन को कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, फोकस कर देते हैं और उसको अलाइन कर देते हैं, तो फिर आप हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और जितना ज़्यादा आप ये अलाइनमेंट रखेंगे, उतना ज़्यादा, उतनी बड़ी चीज़ों को और उतनी जल्दी आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटेंसिफाई कर सकते हैं अपने अट्रैक्शन पावर को। यह है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में करना चाहते हैं, अपनी अट्रैक्शन पावर, मैग्नेटाइजिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपना फोकस और अपनी अलाइनमेंट बढ़ानी पड़ेगी। तो आप वाइब्रेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, फोकस कैसे करेंगे, अलाइन कैसे करेंगे? अब इसका जो एक ही तरीका है वो है हैबिट, आदत। जिस चीज़ की आपको आदत होती है उसी हिसाब से आपकी चेतना अलाइन हो जाती है। तो अगर आप अपनी चेतना को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। अब आदतें कैसे बदलती हैं, उसके लिए समझना पड़ेगा कि आदत बनती कैसे है। हाउ आर हैबिट्स मेड? हैबिट्स बनती हैं रिपीटिशन से। किसी भी चीज़ की हम रिपीटिशन करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, और जैसे हमारी आदत बन जाती है वैसे चेतना बन जाती है, और वैसे अपने आप चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। सिंपल उदाहरण, अगर आप रोज 5 बजे उठना शुरू कर दें, अब शुरू में आपको अलार्म लगाना पड़ेगा, लेकिन जब आप 1 महीना 2 महीना 5 बजे उठते रहेंगे और उसके बाद अगर आपने अलार्म यूज़ करना बंद कर दिया तो भी आप अपने आप 5 बजे उठना शुरू हो जाएंगे। रीज़न क्या है? आपकी चेतना को आदत करवा दी आपने 5 बजे उठने की और 10 बजे सोने की, तो अपने आप आपकी चेतना जो है वो उस हिसाब से काम करना शुरू करती है। अगर आप रोज़ एक टाइम पे खाना खाते हैं तो किसी दिन अगर आप खाना नहीं खाते तो फिर भी आपकी बॉडी उस टाइम पे आपको जो है बहुत तेज़ भूख महसूस करवाती है। इसका रीज़न क्या है? आदत। तो आदत अगर हो तो आपकी जो बॉडी है, आपकी जो चेतना है, मन है, सब कुछ अलाइन हो जाता है और अपने आप काम करने लगता है। तो जब आप अपनी चेतना को कंट्रोल करना चाहते हैं उसके लिए आदतें बदलनी पड़ेंगी, और आदतों के लिए ज़रूरी है कि एक चीज़ को लेकर बार बार उस चीज़ को रिपीट किया जाए।
अब यहाँ पर हम शारीरिक आदतों की बात तो कर नहीं रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे मन की, विचारों की, बिलीव्स की, थॉट्स की। अगर ये हम इनकी आदतें अगर हम बदल देते हैं तो हम हमारे लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछिए, वो आपको बताएगा कि सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, सक्सेस इज अ हैबिट। जीतना एक आदत है, सक्सेसफुल होना एक आदत है। आप बाय एक्सीडेंट कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उसको सक्सेस नहीं बोला जाता। जब सक्सेस एक आदत बन जाती है तो वो सक्सेस अपने आप क्रिएट होता रहता है। एक बहुत बड़ा ओलंपिक रनर था जो गोल्ड मेडलिस्ट था, रिपीटेडली गोल्ड मेडल वो जीतता था। तो उनको जो है जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको कैसा लगा गोल्ड मेडल जीतने के बाद, और उन्होंने ये बताया कि मैं तो जब 12 साल का था तब से मैं रोज अपने दिमाग में हजारों बार गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ, और इसीलिए जब आज मैं जीता तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो होना ही था, इट वॉज मेंट टू बी। मुझे कभी भी उसमें कोई शॉक या सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मैं करोड़ों बार अपने मन में जो है गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। मैं करोड़ों बार बहुत सारे रेसेस जीत चुका हूँ अपने मन में। अब इसको बोलते हैं मेंटल रिहर्सल। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन जो है अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि वो स्टेडियम में हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो जीत रहे हैं। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी में सिमिलर टाइप के जो है न्यूरॉन्स फायर होते हैं, सिमिलर टाइप के केमिकल्स फायर होते हैं, और उसके वजह से उनकी बॉडी को आदत हो जाती है टू बी इन दैट एनवायरनमेंट। उस जगह पे होने की उनको आदत हो जाती है। तो जब वो स्टेडियम में पहुंचते हैं तो वो नर्वस नहीं होते, वो डरते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन को हजारों बार वो स्टेडियम दिखाया गया है, हजारों बार वो चीयरिंग ऑडियंस और शोरगुल जो है उनको सुनाया गया है विजुअलाइजेशंस के माध्यम से। और इसीलिए उनका मन, उनकी बॉडी पहले से तैयार होते हैं उस सिचुएशन के लिए, और फिर बहुत आसानी के साथ वो जीत जाते हैं, वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसा होने के फिजियोलॉजिकल रीजंस भी हैं। वो ये है कि जैसे हमारे शरीर में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो हमारी शरीर की सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं अभी उंगली हिला रहा हूँ तो ये जो है संदेश मैंने यहाँ से अपने हाथ तक भेजा, तो ये जो वहाँ तक मैसेज लेके गए वो है न्यूरॉन्स। तो वास्तव में ये न्यूरॉन्स ही हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। और जो न्यूरॉन्स हम बार बार इस्तेमाल करते हैं वो न्यूरॉन्स का एक पाथवे बन जाता है, उनको बोलते हैं न्यूरल पाथवेज। यानी कि वो न्यूरॉन्स जो है वो बार बार फायर होते हैं। तो इसके वजह से शरीर समझ लेता है कि ये जो न्यूरॉन्स है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए उस न्यूरल पाथवे को, उन न्यूरॉन्स को हमारी बॉडी ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, उसको ज़्यादा ताकतवर बनाती है, और उसके वजह से ये न्यूरल पाथवेज और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं, जिसके वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता चला जाता है। जब आप पहले दिन दौड़ लगाने के लिए निकलते हैं तो आप 5 मिनट में थक जाते हैं, क्योंकि आपके न्यूरल पाथवेज अभी रेडी नहीं है, आपकी बॉडी अभी रेडी नहीं है उतना दौड़ने के लिए। जब आप 1 हफ्ता 10 दिन दौड़ लेते हैं, उसके बाद में आपके न्यूरल पाथवेज, आपकी बॉडी तैयार हो जाती है, आपकी चेतना तैयार हो जाती है भागने के लिए, और इसलिए फिर आप आधा घंटा भी दौड़ लेते हैं, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जो है आपको थकान महसूस होनी बंद हो जाती है। फिर धीरे धीरे आप मैराथन तक भाग लेते हैं, और फिर जो कमांडोज वगैरह होते हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो पता नहीं मैराथन, पहाड़ चढ़ना, उतरना, स्विमिंग करना, एक साथ कितनी सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, लेकिन वो थकते नहीं है। उसका रीज़न क्या है? प्रैक्टिस। इतनी बार प्रैक्टिस हुई, इतनी बार रेपिटेशंस हुए कि वो न्यूरल पाथवेज अब वैसे तैयार हो गए हैं, उनकी चेतना वैसे तैयार हो गई है, और इसीलिए अब वो उस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करते चले जाते हैं। सचिन तेंदुलकर उम्र के 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे शॉट मारने हैं, कैसे खेलना है, कैसे सेंचुरी बनानी है, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे शॉट्स हैं जो सचिन तेंदुलकर बिना सोचे एफर्टलेसली, इनवॉलंटरीली भी मार सकता है, लेकिन हम नहीं मार सकेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये न्यूरल पाथवेज जो हैं वो अगर एक बार बन जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो चेतना है ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करना शुरू कर देती है। पहली बार जब आप कार चलाते हैं तो आप बहुत डरे हुए होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि भाई गियर बदलना है, फिर क्लच दबाना है, फिर एक्सेलरेटर दबाना है, ब्रेक दबाना है, इतनी सारी चीज़ें करनी हैं, तो आप कई बार भूल जाते हैं। कई बार लोग भूल ही जाते हैं एक हाथ दूसरा स्टेप। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो क्या होता है, एफर्टलेसली आप गाना गाते गाते भी ड्राइव कर लेते हो, आप गाना सुनते सुनते ड्राइव कर लेते हो, किसी से गप मारते मारते ड्राइव कर लेते हो, लेकिन आप गाड़ी नहीं ठोकेंगे क्योंकि आपके न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो चुके हैं। अब वो ऑटोमेटिकली कार को चला लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत
नहीं पड़ती। तो यही चीज़ है जब सक्सेस की बात करते हैं। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने न्यूरल पाथवेज को ट्रेन करें, हैबिट बनाएं, आदत बनाएं, जिसका मतलब है कि पहले कोई चीज़ लें, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करके अपने न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग करें, रिपीट करें, रिपीट करें, रिपीट करें। तो ये एक मंत्र है आपके पूरे वाइब्रेशन को कंट्रोल करने का, अपनी चेतना को कंट्रोल करने का। ये एक ही मंत्र है, रेपिटिशन, रेपिटिशन, रेपिटिशन। आपको आदत बनानी है कि आपकी चेतना किस तरीके से काम करेगी। जब वो चेतना उस आदत में ढल जाएगी, उसके बाद में आप हमेशा उसी वाइब्रेशन में रहेंगे। एक्चुअली लोग बोलते हैं रेज योर वाइब्रेशन। अब ये बोलने के लिए मेटाफोरिकली ठीक है कि रेज योर वाइब्रेशन, एक्चुअली वाइब्रेशन रेज करने की जरूरत नहीं है हमको वाइब्रेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। चेतना को एक मोल्ड में, एक सांचे में ढालने की जरूरत है ताकि वो उस तरीके से काम करे जैसा हम चाहते हैं। अभी फिलहाल आपकी जो चेतना है, आपकी जो वाइब्रेशन है, उसको गलत आदतें पड़ी हुई हैं, नेगेटिव थिंकिंग की आदत पड़ी हुई है, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, पुराने जो बुरे विचार हैं, मेमोरीज हैं, उनको याद कर करके क्रोधित होने की, गुस्सा होने की, रोने धोने की, इन सारी चीज़ों की आदत पड़ी हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसके न्यूरल पाथवेज आपके बन चुके हैं और इसीलिए आप पॉजिटिव थिंकिंग करना आप चाहते भी हैं, फिर भी आपका मन जो है बार बार नेगेटिव हो जाता है, बार बार नेगेटिव हो जाता है, बार बार नेगेटिव हो जाता है। जब आपको बार बार रिजेक्शंस मिलते हैं लाइफ में, तो आपके न्यूरल पाथवेज तैयार हो जाते हैं फॉर रिजेक्शन, और फिर आप भी बार बार रिजेक्शन के बारे में ही सोचते हैं, तो उससे और ज़्यादा वो पावरफुल हो जाते हैं। और इसलिए क्या होता है कि जब कोई सामने से रिजेक्शन नहीं भी कर रहा होता है, तो भी आपके न्यूरल पाथवेज इस तरीके से फायर होते हैं कि एज इफ रिजेक्शन आने वाला है, और इसलिए फिर आप ही ऐसे उल्टी सीधे हरकतें करनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो ही जाते हैं। तो इसी तरीके से जब आपको हारने की आदत हो जाती है, लॉस बनाने की आदत हो जाती है, तो आपके न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, और इसीलिए फिर अगली बार जब आप काम करते हैं या कोशिश करते हैं, उस वक्त आप कुछ होने से पहले ही आपके वो नेगेटिव न्यूरल पाथवेज फायर होना शुरू हो जाते हैं, और आप आदत के मुताबिक कंप्लेन करना, एक्सक्यूजेस बनाना, तरह तरह की चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप खुद ही उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फेलियर आपके लाइफ में आ जाता है। आप उस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि अभी आपके न्यूरल पाथवेज, आपकी चेतना जो है वो गलत तरीके से काम कर रही है। अब जो है ज़्यादातर लोगों के केस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किताबें, ये वो सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है, सुना हुआ है, देखा हुआ है, सब समझ में आता है, लेकिन फिर करते कितने दिन हो, टेक्निक्स को अप्लाई कितने दिन करते हो, उसका असली आंसर ये है कि कुछ घंटे, 1-2 दिन, कभी कभी 1-2 हफ्ते, कभी कभी खींच खींच के जो है 90 दिन, 100 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कोई भी ये टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर पाता है। तो एक्चुअली सफलता प्राप्त करने वाले लोग और असफलता प्राप्त करने वाले लोगों में अगर फ़र्क ढूंढना चाहते हैं, तो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो 2 ही फ़र्क है। एक ये कि वो जानते हैं क्लियरली कि वो क्या चाहते हैं, उनका गोल बदलता नहीं है सफल लोगों का। जो असफल लोग हैं, उनके गोल हर मिनट बदलते हैं, हर रोज़ बदलते हैं, हर हफ्ते बदलते हैं। उनका मन एक जगह पे स्थिर होता ही नहीं कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वो उस चीज़ पे स्टिक नहीं कर सकते, उनका गोल ही बदलता रहता है। तो मतलब जिस हैंगर पे कपड़े लटकाने हैं, वो हैंगर ही घूम रहा है, तो उस पर लटकाओगे कैसे, है ना। तो ये प्रॉब्लम होती है कि जब आदमी का गोल ही फिक्स नहीं होता है, जिसके लिए सब कुछ करना है वो चीज़ ही फिक्स नहीं है, तो फिर कैसे करोगे तुम। जिस लड़की के लिए तुम पूरी डेट प्लान कर रहे हो, वो लड़की ही फिक्स ना हो, तो डेट प्लान करने का फायदा क्या है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको समझना है कि सफल और असफल लोगों में सबसे पहली जो एक बहुत बड़ी चीज़ है डिफरेंस की, वो ये है कि उनके गोल्स क्लियर होते हैं, आपके गोल्स क्लियर नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सफल जो लोग होते हैं, वो एक चीज़ को लेकर उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं, एक प्रोसेस को लेकर फॉलो करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं टिल दे गेट द रिजल्ट। वो रिजल्ट आने तक रुकते ही नहीं, लगातार लगे रहते हैं। भाई सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, इतना बड़ा स्टार बन गया, फिर भी वो आखिरी मैच तक प्रैक्टिस करते थे, रोज नेट प्रैक्टिस करते थे, हर तरह की प्रैक्टिस करते थे। क्यों, क्या ज़रूरत क्या है। जो आदमी 10 साल की उम्र से खेल रहा है और जो इतना सीनियर प्लेयर है, उसको भला लास्ट डे तक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्या है। तो यही हमें और उन्हें अलग करता है। तो इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, गोल क्लियर होना, दूसरा प्रोसेस, और तीसरा उस प्रोसेस को रिपीट करते रहना तब तक जब तक वो गोल अचीव ना हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी टेक्निक्स हैं, अफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, उसके बाद जितने भी और टेक्निक्स हैं, ये सारे टेक्निक्स रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स को अप्लाई करें। आप शायद उसमें से सिर्फ एक टेक्निक लेकर अपना जो काम करवा सकते हो, लेकिन चूजिंग द बेस्ट टेक्निक एंड देन रिपीटिंग दैट टेक्निक एवरी सिंगल डे थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूजुअली जब एक गोल मैं पकड़ता हूँ,
तो मैं एक टेक्निक निश्चित कर लेता हूँ उस गोल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना जो है मालदीव्स वाला व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया था। उसका रीज़न ये था कि वो एक वेकेशन था, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो उसमें विजुअलाइजेशन करना ज़्यादा आसान है। जहाँ पे आप शादी की बात कर रहे हैं तो शायद विजुअलाइजेशन करना इतना आसान नहीं होगा, शायद आपके लिए अफर्मेशन ठीक होगा। मेरा जो पिछला वीडियो है इट इज़ अबाउट न्यूमरोलॉजी, उसमें मैंने आपके नंबर्स के हिसाब से आपके लिए सबसे सूटेबल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक कौन सा है ये मैंने वहाँ पे बताया है, तो जाके वो वीडियो भी एक बार देख लो। लेकिन नॉर्मली भी आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग टेक्निक्स का चुनाव करिए, गोल को क्लियर करिए, उसके बाद उस टेक्निक को दिन में आपको हजारों बार रिपीट करना है। कितनी बार? हजारों बार। और आप बोलेंगे कैसे करेंगे भाई, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास। ये स्मार्टफोन जो है उसको थोड़ा साइड में रखा करो बीच बीच में और कर लो। अफर्मेशन करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना, आप नहाते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, हजारों 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 ऐसे मिनट आपके लाइफ में है जहां पर आपको ये विजुअलाइजेशन आप कर सकते हो। और हर बार विजुअलाइजेशन जो है 10, 15, 20 मिनट का होने की जरूरत नहीं है। आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, उससे ज्यादा होने की जरूरत भी नहीं है। कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, कीप इट इफेक्टिव, क्योंकि आप कितनी बार रिपीट करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो गोल है वो भी एक वक्त पे 10-10 गोल पे काम करने की जरूरत नहीं है। एक वक्त पे एक या ज्यादा से ज्यादा 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 गोल्स आप रख सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा तो मानना यह है कि एक वक्त पे एक ही गोल लो और उसी को परसू करो, क्योंकि फिर एक गोल, एक टेक्निक और बस उसके बाद तुम उसके पीछे जो है पीछे पड़ जाओ, हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। बस 3 महीना, 6 महीना, सुबह शाम दिन रात उसी एक गोल के बारे में और उसी एक टेक्निक को लेकर आपको रिपीट 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 लगे रहना है। तो उसके बाद क्या होगा, पूरा जो आपका माइंड है, एनर्जी है, चेतना है, वो सारी एक जगह पे फोकस हो जाएगी। और जैसे फोकस किया हुआ सनलाइट किसी चीज को जला सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी जो इच्छा है वो भी उस गोल को प्राप्त कर सकती है। चाहे कितने ही बैरियर्स क्यों ना हो, उस बैरियर्स में से एक लेजर बीम की तरह आपकी इच्छा आर पार हो जाएगी, बिल्कुल छेद करके आर पार हो जाएगी और आपकी इच्छा को प्राप्त कर लेगी, आपके गोल को अचीव कर लेगी। तो उसको लेजर बीम की तरह बनाना, लेजर फोकस बनाना जरूरी है। और जब आप इसको रिपीट करते हैं तो आपके न्यूरल पाथवेज वैसे बन जाते हैं और आप अनकॉन्शियसली भी उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसी चीज़ को करते हैं और धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, आपकी चेतना वैसी हो जाती है, आपकी चेतना यानी आपकी वाइब्रेशन बदल जाती है। और उसके वजह से क्या होता है, फिर आपका पूरा जो नज़रिया है लाइफ को देखने का वो बदल जाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग करने की प्रोसेस बदल जाती है। आप देखेंगे कि कभी कभी खाना पीना भी आपका बदल जाता है उस दौरान, और आप एक अलग ही इंसान की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। और फिर आप लाइफ में हर जगह जहां भी देखते हो, उस एक गोल को पूरा करने के लिए हर चीज को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू करते हो। प्रॉब्लम में भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू हो जाती है और फिर आप हर सिचुएशन को घुमा फिरा के अपने उस गोल को कंप्लीट करने में लगा देते हो, क्योंकि आपकी चेतना, आपका मन, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपके न्यूरॉन्स, सब कुछ एक दिशा में लेजर फोकस, लेजर बीम बनकर बिल्कुल वहां पे हाइपर फोकस हो गए हैं। और इसीलिए सारे जो बैरियर्स हैं उनको चीरते फाड़ते हुए वो सीधा आपके गोल तक पहुंच जाते हैं और आप जो है सीधा अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। और इसी तरीके से आप एक आदत बना लेते हैं। और जब आप पहला गोल अचीव करते हैं तो ये जो आपका सारा बिलीफ है, टेक्निक्स हैं, इनके बारे में आपका जो बिलीफ है और स्ट्रांग हो जाता है। आपकी ये जो जीतने की आदत है वो वहां से शुरू होती है। वो एक बीज होता है, जब पहला मैनिफेस्टेशन होता है वो एक बीज होता है आपके मन में कि हाँ दिस वर्क्स एंड आई कैन डू इट। और फिर वहां से आप दूसरे गोल पे जाते हैं। जब दूसरा गोल होता है तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है चीज। फिर तीसरा गोल, फिर धीरे धीरे जब 3-4 गोल अचीव हो जाते हैं तो जो गोल अचीव करने की क्रिया है वो एक आदत बन जाती है। उसके बाद आपके दिमाग में ये संशय, ये संदेह आता ही नहीं है कि मैं किसी गोल को प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पीछे एक मेमोरी है जो बताती है कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है और इसीलिए मैं आगे वाली चीज भी कर सकता हूँ। और फिर ये एक और भी बड़ा न्यूरल पाथवे बन जाता है, दैट विनिंग बिकम्स अ हैबिट, अचीविंग गोल्स बिकम्स अ हैबिट। बहुत सारे लोग जो हैं जाप करते हैं हमारे यहाँ पर, तो बिल्कुल आप जो है एक जाप की माला खरीद लो, चाहे तो अफर्मेशन जो है जाप की तरह करो, या तो आजकल काउंटर्स आते हैं तो वो काउंटर जो है उंगली में फंसा देते हैं लोग और फिर वो जाप करते रहते हैं, है ना, श्री राम जय जय राम और ओम नमः शिवाय, वॉटेवर जो भी वो लोग बिलीव करते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप भी काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप पूरे दिन में आपने कितनी बार वो अफर्मेशन रिपीट किया उसके बारे में आपको एक मेमोरी रहेगी। तो यू कैरी अ काउंटर एंड यू कीप डूइंग इट एंड यू कैन डू इट इन नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार कर सकते हो। और आपको लग रहा होगा कि शायद 100 बार, 1000 बार, यार कितना ज़्यादा, मतलब हम क्या सारा काम धंधा छोड़ के यही करें, क्या बता रहे हैं शांतनु। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने खुद ये चीज़ ट्राई की है और एक्चुअली हम जब घूमते फिरते यहाँ वहाँ कभी भी
करते रहते हैं वो काउंटर पे, तो हमको समझ में नहीं आता। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने 10-10 हज़ार बार वो एक एफर्मेशन रिपीट कर लिया है। 10,000 बार, नॉट हज़ार, 10,000 एक दिन में। बस सुबह से शुरू किया था, शाम को जो है मतलब लगभग 12-13 घंटे में मैंने 10,000 बार एक ही एफर्मेशन को रिपीट किया हुआ है, और बहुत ही आसानी से, मतलब मुझे पता भी नहीं चला। एंड एक्चुअली जब आप काउंटर पे करते हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता कि मैंने किया या नहीं किया, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ऑन, वो जो है वहाँ पे आपका काउंट चलता रहता है और आप देखते हैं अरे 1000 हो गए, फिर उससे मोटिवेशन भी मिलती है, फिर आप और करते हो, अरे 2000 हो गए, अरे 5000 हो गए, एंड देन यू कीप डूइंग। और उससे क्या होता है, धीरे 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 आप बहुत बार उस चीज़ को कर लेते हो और बहुत जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस मेथड। बिकॉज आप इतनी बार रिपीट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन करना है आपको अपने टेक्निक्स का कम से कम टाइम में। मतलब अगर आपको समराइज करना है आज का वीडियो, और अगर आप समराइज करके ये समझना चाहते हैं कि अपने वाइब्रेशन को चेंज कैसे करें, रेज कैसे करें, फास्ट मैनिफेस्टेशन कैसे करें, इन सारी चीज़ों का एक सेंटेंस में समरी ये है कि आपको एक गोल क्लियरली चुनना है, उसके बाद एक प्रोसेस चुननी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, और फिर आपको उस प्रोसेस को, अपने एफर्मेशन को या विजुअलाइजेशन को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। रेज क्या, एक्चुअली यू कैन कंट्रोल योर वाइब्रेशन। अगर आप इन सूत्रों को और वाइब्रेशन को आज जैसा मैंने बताया वैसा आप समझ लेते हो, तो उसके बाद आप वाइब्रेशन को कभी भी कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो, और फिर जो भी आप चाहते हैं वो आपकी मुट्ठी में आकर रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसको करिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।